So Swamiji is here. He'll answer a few questions as time is limited. So question number one was, Swamiji, before you joined in, that can it cure anxiety? Some person cannot tolerate other people, noises, social issues. So can this course help in that? See, you'll have to get to the root of the problem, only then you'll understand how it can be cured. So why anxiety happens and when anxiety happens? Anxiety होता कब है ना? तो आप किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, ये तो आपने देख लिया. But whenever there is a risk, that time the body, in trying to mitigate that risk, creates anxiety. इसको एड्रिनल फटीग भी कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं. So when you feel threatened by many things, your body will try to protect itself. आपको खतरा महसूस हो रहा है तो आपका शरीर तो आपको बचाएगा ना. कैसे बचाएगा? वो एड्रिनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उसको एक्सेसिव थोड़ा ज्यादा निकालेगा. और वो करेगा क्या? वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, थोड़ा ब्लड शुगर ज्यादा आपके बॉडी के अंदर थोड़ा रिलीज करेगा, ताकि आप उस थ्रेट से फाइट कर सको या फ्लाइट कर सको, उसे लड़ सकें या भाग सकें. सो दिस, क्योंकि अब आप तो लड़ना तो है नहीं, पर डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, फिर क्या करेंगे? वो जो हार्मोन का इंपैक्ट है ना आपके अंदर, वो एंजाइटी के तरीके से फील होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम कहां पे है? योर बॉडी फील्स थ्रेटेन्ड वेरी ऑफन. आपका शरीर किसी भी छोटी छोटी सिचुएशन में खतरा महसूस करने लग गया. प्रॉब्लम कहां पे आ गई? आपका टॉलरेंस कम हो गया. आपके बॉडी का टॉलरेट करने की क्षमता किसी चीज की कम हो गई. फिर क्या होगा? और क्या चीज दिखेगा आपको? whenever you make effort, you will feel breathless. जब भी थोड़ा जोर लगाएंगे तो सांस ठीक से नहीं आएगी. सीढ़ी चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, थोड़ा काम करेंगे, झुकेंगे तो सांस फूलेगी, हेवी ब्रीदिंग होगा. ठीक है? अभी इसकी वजह से क्या हुआ? आप वो हेवी ब्रीदिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें करते क्या है? Whenever you make effort, how do you make effort? You always hold your breath and make effort. If you pull, you hold your breath. If you push, you hold your breath. If you jump, you hold your breath. If you climb staircases, you hold your breath in variable proportion. If you walk, you hold your breath. If you do anything, any body movement, you hold your breath and do that activity. तो बॉडी का टॉलरेंस कम हो गया, या काम करने की क्षमता कम होने का मतलब क्या होता है? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, सांस को रोकने की क्षमता कम हो गई. जब आपकी सांस को रोकने की क्षमता कम हो जाती है तो आपके बॉडी में होता क्या है कि सेलुलर वॉल, जो टिश्यूज हैं, उसके वॉल जो होती है, दीवार होती है ना, उसकी परमिएबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है. इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. आपके सेल में कोई चीज घुस नहीं पा रही है क्योंकि परमिएबिलिटी, जो आने जाने का सेल का जो आयाम है, वो कमजोर हो गया. अब क्या करेगा? अगर आपको वापस कुछ घुसाना है सेल के अंदर, बॉडी तो जिंदा रहना चाहता है ना, तो बलून सिकुड़ गया, अगर उसके अंदर कुछ परमिएबल करना है तो उसको प्रेशर डालना पड़ेगा ना. उस पर प्रेशर डालोगे तो चाय की चन्नी से चाय पास हो जाता है ना. तो प्रेशर बढ़ाना चाहता है फिर आपका शरीर. ये बचाने का तरीका है. आपका बॉडी नुकसान नहीं करता कभी भी अपना. वो क्यों बढ़ा रहा है प्रेशर? ताकि उसको जिंदा रहना है. सेल की परमिएबिलिटी के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा. लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर उसने बढ़ाया, क्या ऑर्गन के काम करने का जो डायनेमिक गैप है, स्पेस है ना, वो कम हो गया, क्योंकि फूल गई चीजें, हर चीज फूल गई. जब हर चीज फूल गई तो आप देखेंगे आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा. आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा. हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया और शरीर उसको ठीक करना चाहेगा, तो वो अपने रिदम को ठीक करना चाहेगा हार्ट, तो उसे को अरिथमिया और डिसरिथमिया कहते हैं. नाम सुना है ना आपने?
जरा कनेक्ट करने की कोशिश करो, जो बता रहा हूं आपको सब पता चल जाएगा करना क्या है, कैसे ठीक होना है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई, और रिस्क बढ़ गया ना अब आपका हार्ट तो और कोशिश कर रहा है, रिस्क और बढ़ गया। रिस्क को कम करने का बॉडी का और दूसरा तरीका फिर चालू होगा। कौन सा तरीका चालू होगा? ब्लड को थिक करने का तरीका। ब्लड थिक कब होता है? जब रिस्क होता है ना, जब बाहर चोट लगती है तो वहां पे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। जब अंदर ही आपके प्रॉब्लम है तो अंदर ब्लड गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? अंदर जब ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा तो स्ट्रोक के चांस आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? मगर शरीर तो आपको बचाना चाह रहा है। और कहानी सुनाऊं मैं आपको? आप सब समझदार लोग हो। और कहानी सुनाता हूं। जब भी आप से अपने शरीर के अंदर कोई मेडिसिन डालते हो तो मेडिसिन रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि आपका भोजन तो है नहीं वो। तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो जाएगा और इम्यून रिस्पांस खराब होगा, इम्यून रिस्पांस हाई होगा। इम्यून रिस्पांस जब भी हाई होता है आपका, क्योंकि आपने केमिकल डाल दिया, आपने स्टैटिन डाल दिया, आपने एम्लोडिपिन, एटिनोलोल, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, ऐसा कुछ 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 डाल दिया शरीर के अंदर। केमिकल जब भी डालते हैं आप शरीर के अंदर तो शरीर उसे थ्रेट की तरीके से ट्रीट करता है और उसे पानी में घुलो के मैक्सिमम निकाल देता है। 98% तक मेडिसिन शरीर निकाल देता है, केवल 2% उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ओवरलोड किया जाता है। तो एक्चुअली आप रिस्क मेडिसिन लेने से बढ़ा ही रहे हो और वो हमेशा पानी में घुलेगा और बाहर शरीर निकालेगा। तो किडनी पे प्रॉब्लम आएगा, लिवर पे प्रॉब्लम आएगा, और तीसरी चीज किस पे प्रॉब्लम आएगा? अगर आपके शरीर का पानी कम हो गया, जिस समय आपको डिहाइड्रेशन हुआ होगा, याद है आपको, दस्त हो गए बहुत सारे, हार्ट बीट भी सुनाई देने लग जाता है। जब पानी शरीर में कम हो जाता है तो आपके हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो आप एक तो पानी शरीर का कम कर रहे हो, तो आपका वैसे ही अपान बल कम हो गया, यानी हार्ट के फंक्शन का स्ट्रेंथ कम हो गया। दूसरी चीज क्या कम हुई? स्कारिंग होगा, स्कारिंग ऑफ मसल्स होगा। स्कारिंग यानी सूखेगा, फटेगा, और उसको जोड़ने के लिए वहां पे घी लगाएगा ना आपका हार्ट। आपको जब बाहर कट होता है तो थोड़ा घी, फैट लगाते हो, तेल लगाते हो तो आराम मिलता है ना, तो वो भी बेचारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है। वो तो आपको बचाने के लिए कर रहा है। स्कारिंग क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, अब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर दो। अरे बाबा, अपना शरीर क्या क्रिमिनल है? जो करेगा उसको खत्म कर दो। बुखार करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो बुखार कम कर दो, पैरासिटामोल खा लो, डोलो खा लो, क्रोसिन खा लो। दस्त करेगा, दस्त बंद कर दो, उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर दो, दर्द करेगा, दर्द बंद कर दो। मतलब क्रिमिनल है क्या हमारा शरीर? 2 मिलियन ईयर से ये डेवलप हो रहा है कि ये गलत है, और हम पिछले 20 साल और 100 साल के अंदर हम इसको ज्यादा समझ गए। कोई हार्ट डिजीज कम तो नहीं हुआ, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ना। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं आता कभी, एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्ट अटैक नहीं आता कभी भी, क्योंकि वो तो दसियों साल लग जाते हैं उसको बिल्डअप होने में, और आपके हार्ट के पास में तरीका है उसको बाईपास करने का। किससे होता है वो तब होगा जब रिस्क बढ़ जाएगा और सडनली वो बस्ट होगा या वहां पे क्लॉट जमा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से देखिए आप रिस्क कैसे कैसे बढ़ा रहे हैं अपने अंदर। तो अगर आपके हार्ट की मसल्स की स्कारिंग हो जाएगी तो एक चीज तो ये होगा कि वहां एथेरोस्क्लेरोसिस बिल्डअप होना शुरू होगा। वो होगा क्यों? क्योंकि आपने दवाई खाई है बचपन से। दूसरी चीज ये होगी कि उसके नर्व रीजनरेशन नहीं होने के कारण, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, क्योंकि आपका लिवर तो आपको रिस्क को हटाने में काम कर रहा है, मेटाबॉलिक इश्यू तो आ ही रहा है सबको। तो रीजनरेशन नहीं होगा आपके हार्ट में, नर्व का रीजनरेशन नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? आपके वाल्व खराब हो रहे हैं जी, कोई नकली वाल्व लगा लो। नकली नहीं, मतलब आर्टिफिशियल लगा लो, क्योंकि नर्व इंपल्सेस जो हार्ट का अपना ब्रेन है ना, उसी को स्कार कर दिया, उसी का नुकसान कर दिया।
क्या ये ठीक हो सकता है? अभी मैं और कहानी सुना सकता हूं आपको, मगर क्या कहानी सुन के आप ठीक नहीं होने वाले? ज्ञान तो आपने गूगल से ले लिया, बहुत डॉक्टरों से ले लिया, क्या ठीक हो गए? नहीं, ऐसे नहीं ठीक हो। शुरुआत कहां से किया था? शुरुआत कहां से किया था? क्या कमजोर हो गया आपका? आपका टॉलरेंस कमजोर हो गया। टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, टॉलरेंस कमजोर होगा का मतलब क्या है? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कमजोर हो गई। अब मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं इसके। ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी जैसे ही बढ़ाएंगे, आप देखेंगे वो काम जो आप नहीं कर पा रहे थे बड़ी आसानी से कर पाए। ब्रेथलेसनेस होना बंद हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होगा। अंदर आप जब भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो चीज मूव नहीं कर रही वो मूव करने लग जाती है। जब भी मूव करने लग जाती है, सेल्यूलर परमेबिलिटी को आप जैसे ही बढ़ाते हैं, आपके बॉडी को उतना प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं होता, उसका रिस्क कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी चला जाएगा। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे कह रहे थे कि हमें तो दवाइयां ही सूट नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती। कुंभक करने के बाद उन पे दवाई काम करने लग गई। कैसे काम करने लग गई? जो मैंने आपको बताया, सेलुलर परमेबिलिटी, यानी कि पहुंचने का आयाम, सेल के अंदर घुसने का आयाम हमने सही कर दिया कुंभक करके। तो आप ये चीज अपने बॉडी पे भी देख सकते हैं। वो रफ एजेस होते हैं ना आपकी बॉडी में, स्कारिंग होता है, वैसे सबके स्किन में होता है। यहां पे रफ होता है ना, बटक्स में रफ होता है। आप कुंभक करना चालू करो, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या क्या मतलब इसका? सेलुलर वॉल की परमेबिलिटी, आने जाने का जो दीवार है, जो दरवाजा है, खिड़की है, वो खुल जाती है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस चली जाएगी, या आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन और केमिकल, विटामिन की कमी है, कहते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? वो भी तो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। आपके सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई खतरा नहीं है आपके लिए, कोलेस्ट्रॉल खतरा हटाने का तरीका है शरीर का। तो पहली बात तो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको काम कहां करना। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके, हमारे पास में ऐसे हैं जो कह रहे हैं टेकिकार्डिया होता था, ठीक हो गया। एंजाइटी होती थी, ठीक हो गया। अगर क्लॉट बनने का चांस है तो रिस्क तो कम करोगे, ब्लड अपने आप ही थिन हो जाएगा। जैसे ही आपने रिस्क कम किया, ब्लड थिन, ब्लड थिनर खा के आप रिस्क कम नहीं कर रहे, और बढ़ा रहे हैं बल्कि। और बहुत सारा रिसर्च होना है अभी। जो करंट रिसर्च है उसकी वजह से दुनिया में हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब करंट रिसर्च में कहीं तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ी है। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। मुझे आप बताइए, आप 100 साल पहले कितने लोगों को ऐसे हार्ट अटैक आते थे? हार्ट डिजीज होता था, ब्लड प्रेशर होता था। ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलेगा कोई। आज तो हर जगह पे हो रहा है। यस, इट विल हेल्प ओबेसिटी ऑल्सो, क्योंकि आपकी परमेबिलिटी ठीक करेगा ना। दोबारा से समझिए, जो बोला है ना उसको रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, दोबारा से आप समझने की कोशिश कीजिए। मैप बना लो, उसका रोड मैप बना लो। सेलुलर परमेबिलिटी नहीं है, तभी तो एक डिपोजिशन हो रहा है फैट का, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। आप कुंभक करेंगे, गर्मी आ जाएगी, पसीना आने लग जाता है शरीर में। क्या मतलब? ये क्या हुआ? इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाता है, सेलुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कुंभक जो करेगा वो फैट मोटा रह ही नहीं सकता। मैं 106 107 किलो का था किसी टाइम पे। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड अलग अलग चाहिए हर एक शरीर को, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्या ऐसे आप दवाई लेके तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या दवाई लेके कोई इसको मैनेज कर पाया लाइफ लॉन्ग? प्रॉब्लम तो बढ़ती गई ना, दवाई के डोजेज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है एक रेंज में, 100 के रेंज में फ्लक्चुएट करता है। अगर अपना टॉलरेंस आपका 5 है, तो रिस्क कितना है आपका? 20 का रिस्क बना। अगर मैं आपका टॉलरेंस 5 से 10 पहुंचा दूं, तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा? 10। सेम ब्लड प्रेशर का लेवल आपको नुकसान नहीं करेगा। हार्ट अटैक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बता रहा हूं, अगर टॉलरेंस होगा तो आपका, आप हार्ट अटैक, कितने भी हार्ट अटैक झेल जाओगे, लेकिन दवाई खा के मैनेज करोगे तो तीसरे वाले में पता नहीं। आजकल तो पहले वाले में ही पता नहीं चल रहा। यंगस्टर्स खत्म हो रहे हैं हार्ट अटैक से। तो आपको कहां पे देखना है? हु कैन सेव यू? योर बॉडी कैन सेव यू। आपका शरीर आपको बचा सकता, कोई और नहीं बचा सकता। तो आप अपने बॉडी का सबसे पहली चीज, एक ही चीज भी बोलूं तो वो कर लीजिए, टॉलरेंस बढ़ा लीजिए।
टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो बच जाएंगे, टॉलरेंस नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, पिछले 100 साल में हार्ट डिजीज कम नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ। लेकिन टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, आप आईसीयू में तो नहीं जाने वाले हैं, हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हैं, आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, वो आपके ठीक हो जाएंगे। ये जरूर करना चाहिए। बाकी हम ये नहीं कहते कि आप बाकी तरीके से मैनेज नहीं करो, क्योंकि अभी आपका टॉलरेंस ही नहीं, तो दवाई से मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से। मगर दवाई से मैनेज करना ट्रीटमेंट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो कर लीजिए ट्रीटमेंट तो आपके शरीर का ही हो सकता है, रिकवरी तो आपकी बॉडी करती है। आज तक तो दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो कि आपको रिकवर करे, रीजेनरेट करे, रिवर्स करे किसी चीज को। आपका बॉडी कर सकता है, उसको एक मौका जरूर देना चाहिए आपको, आपकी लाइफ बदल जाएगी। Swamiji, if somebody had a brain stroke recently, 10-15 days back, can they do Kumbhak? Also, will Kumbhak help patients who had stroke earlier? They need it urgently. ब्रेन स्ट्रोक जब भी आता है, इट shows that you have increased the risk in the body beyond a certain limit. एक स्ट्रोक आने के बाद दवाई से आप किसी तरीके से ब्लड थिन करके रखोगे, आपकी लाइफ का एबिलिटी ऑफ लिविंग अ लाइफ वो क्या सफर नहीं कर रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत सफर कर रहा है ना। यानी आपके शरीर की जो क्षमताएं हैं वही कम हो गया, बल है वही कम हो गया, डर डर के जिएंगे। भाई देखो, एक बात तो आप समझ लीजिए ना, अल्टीमेटली मृत्यु तो आनी है, मगर एटलीस्ट यू शुड हैव अ वेरी एम्पावर्ड काइंड ऑफ अ लाइफ, वॉट एवर लाइफ यू हैव। वो दवाई खा के तो आप वो मैनेज करते रहेंगे, उससे तो नहीं होने वाला। अब जैसे मैंने बताया, ब्लड को थिक क्यों कर रहा है अंदर, ये आप सोचो तो सही। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लाखों सालों के इतिहास में ऐसा हुआ कि शरीर के अंदर ही ब्लड थिक होने लग गया, क्लॉट बनने लग गया। लाखों सालों के इतिहास में तो नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अंदर ही अंदर वो जो दवाइयां खा के इंजरी क्रिएट कर रहे हैं, मेडिसिन खा के इंजरी क्रिएट कर। केवल मेडिसिन ही नहीं, केमिकल मेडिसिन ही नहीं, आपका फूड भी इतना रिस्की हो गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, आपका फूड ही एक रिस्क फैक्टर हो गया। एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर बना दिया। तो आपने पिछले 300 सालों में जो दुनिया का हेड पाश्चात्य जगत को बना दिया ना, फिरंगियों को बना दिया, उन्होंने तो बर्बाद कर दी दुनिया, आपको रहने लायक नहीं छोड़ा। तो बचाएगा कौन आपको, बता दीजिए। और ऊपर से वो लगे हैं दवाइयां बेचने में और खराब करने में, बचाएगा कौन? आपका शरीर ही बचाएगा। तो अगर आप इतने सारे नुकसान हो रहे हैं जो उसके बचने लायक भी रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? जब आपके बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा। सपोज कीजिए आप खड़े हैं, कोई आपको गिरा रहा है, कोई इंसान जल्दी गिर जाता है, कोई इंसान जल्दी नहीं गिरेगा। जो जल्दी गिर जाता है उसका टॉलरेंस कम है, जो नहीं गिरता उसका टॉलरेंस ज्यादा है। कौन जल्दी गिर जाता है? जो सांस नहीं रोक सकता। खड़े कैसे रहते हैं आप? सांस रोक के अड़े रहते हैं आप, कब खड़े हो पाते हैं? जो नहीं रोक पाया गिर जाएगा। तो ये टॉलरेंस आपकी बॉडी का अगर कम हो गया है तो ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप फूड नहीं चेंज कर सकते एकदम से, और फूड आपको रिकवरी नहीं देगा। रिकवरी तो आपकी बॉडी देगी, रिवर्सल तो बॉडी करेगा। उसके तो बल कमजोर हो गए, टॉलरेंस कमजोर हो गया। तो अच्छा फूड अच्छी बात है, मगर वो आपको रिकवरी नहीं दे। रिकवरी तो बॉडी करती, बॉडी का रिकवरी का स्ट्रेंथ होता। तो अब इतने सारे एनवायरमेंटल रिस्क है, सोशल रिस्क है, काम में भी टेंशन, क्योंकि आपका टॉलरेंस नहीं है, आपको हर काम में लोड लगेगा, स्ट्रेस लगे। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे ना। जो टॉलरेट कर पा रहे हैं, 10 इंसान को एक ही सिचुएशन में डालो, 5 को स्ट्रेस होगा, 2 को कम होगा, 3 को बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस नहीं होता है, आपके टॉलरेंस की वजह से होता है। आप उसको झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रहे, तो वो तो बढ़ा दीजिए। एनवायरमेंट तो ठीक नहीं कर सकते। मेडिसिन खाने से अगर रुकेंगे तो अभी तो आपने एडिक्ट हो गए हो दवाई के, धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा।
एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, और आप छोड़ भी देंगे तो सरकार प्रेशर डाल के आपको खिला देगी, वैक्सीन दे देगी और पता नहीं क्या क्या करवा देगी, आपके परिवार वाले ही बोलेंगे नहीं नहीं करो। तो वो भी आप रिस्क को एकदम से तो हटा नहीं सकते, फूड के रिस्क को आप हटा नहीं सकते, एनवायरमेंटल रिस्क को आज हटाएंगे 200 साल 300 साल लग जाएंगे, आज ठीक करें तो क्या कर सकते हैं, अपना टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले ये काम करना चाहिए, ये बढ़ा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो सारी प्रॉब्लम जाती जाएगी, और बाकी जितने भी प्रॉब्लम में आ गए हैं ना आप, क्रॉनिक इश्यूज में आ गए हैं, वो सारा रिवर्स हो जाएगा धीरे धीरे करके। जब आपका टॉलरेंस बढ़ जाए, आपको कोई सिम्टम नहीं आए तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, बोलिए कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो मेरी दवाइयां कम करो, और कम करते करते आप एक बार में छोड़ दीजिए। बिना उसके तो आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि आप ठीक होंगे फिर दवाई खाएंगे तो दवाई आपको वापस रिस्क क्रिएट करेगा। तो धीरे धीरे करके एज यू बिल्ड द टॉलरेंस, एज यू करेक्ट द ऑर्गन फंक्शन ठीक करेंगे, अपने अंदर का हार्मोनल फ्लो ठीक करेंगे, मेटाबॉलिज्म अगर आप बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की तो दवाई कोई भी नहीं है, वो तो आपके शरीर का ही स्ट्रेंथ है ना। तो वैसे इम्यूनिटी भी आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, वो बढ़ाएंगे, कुंभक इन सबको करेगा, और फिर देखेंगे धीरे धीरे करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो स्ट्रोक वालों को तो कंपलसरी जरूरी होना चाहिए भाई, आप ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो, अभी से कर दो। क्या वो कर सकते हैं? अगर अभी अभी कोई ऑपरेट हुआ है, अगर कोई ओपन स्कार है शरीर के ऊपर, यानी कोई कट लगा है वो ओपन है, अभी हील नहीं हुआ, तो थोड़ा रुक जाइए, जैसे हील होता है वो स्कार जैसे ही हील होता है आप कुंभक कर सकते हैं। कुंभक कोई भी कर सकता है, कुंभक कोई भी कर सकता है, चाहे कितनी ही एज का हो, 90 साल 100 साल, उसको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो कुंभक कर लेना, क्योंकि काम तो वो कुंभक करके ही कर रहे हैं, कैपेसिटी कम हो गई है ना, उसी को तो बढ़ाना है, उसके बगैर तो आपका शरीर काम नहीं करता। Thank you, Swamiji, for taking out time. These were a few critical questions that people were asking before in the session today. So, one lady is also asking that since she must have shared other details with her, that she has been asked to join the thyroid program for anxiety. So she wants to ask you, should I join this program or that? So we must have consulted. Whatever has been suggested, please do that. क्योंकि आपके सिचुएशन को देख के हमने कुछ बताया है, तो फिर वो करेंगे तो अच्छा रहेगा।